नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आइए रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां पंतनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस मेले का समापन 7 अक्टूबर को होगा। सीएम ने मेला समूहों के तैयार किए गए उत्पादों का अवलोकन किया और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसान मेले किसानों को नई तकनीकों से रूबरू कराते हैं। पीएम मोदी की सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर की हैं, जिसमें कि ब्याज मुक्त लोन और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी शामिल है। नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता आया है और भविष्य में भी और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा। कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव में इस साल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बहिष्कार होगा। दशहरा महोत्सव के लिए जगह नहीं मिलने से नाराज दशहरा समिति ने सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करने का ऐलान किया। दशहरा समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अल्मोड़ा में देश का प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। रावण परिवार के 2 दर्जन पुतलों को बाजार में घुमाया जाता है। बाद में स्थानीय स्टेडियम में इन पुतलों का दहन किया जाता था, लेकिन इस बार मैदान की सुरक्षा को देखते हुए पुतला जलाने पर रोक लगाई गई है। समिति का कहना है कि उन्होंने इस साल जीआईसी में पुतला जलाने का भरोसा दिया था, लेकिन यहां तक अभी भी सड़क नहीं पहुंची है। से इस कार्यक्रम को करते हैं। एक तो रावण परिवार के 2 दर्जन के करीब पुतलों का निर्माण होता है और दूसरा स्थानीय स्टेडियम में हम पिछले 16-17 वर्षों से सांस्कृतिक और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी करते आ रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है और इसे लेकर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज जी ने कहा कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का एक कदम बेहद सराहनीय है। हमारे देश में गाय को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसे में शिंदे सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने गाय को राजमाता का दर्जा दिया। इसे निश्चित रूप से गौ हत्या बंद होगी। यह करना बहुत आवश्यक है और ये सभी राज्यों में होना चाहिए। बहुत ही सराहनीय कदम है। गायें हमारी बहुत ही पूजनीय हैं और इस देश में गायों को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है और महाराष्ट्र सरकार का ये कदम बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं शिंदे सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में गौ हत्या या गोवंश की जो क्रूरता है वो बंद होगी और उससे श्रद्धालुओं के प्रति भी बहुत ही श्रद्धा वहां पर निर्माण हुई है। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2024 की शुरुआत अल्मोड़ा से की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने हेमंती नंदन बहुगुणा स्थानीय स्टेडियम में मशाल जलाकर खेल महाकुंभ की शुरुआत की। शुक्रवार को खतियाड़ी न्याय पंचायत से खेल महाकुंभ का आगाज हुआ है। खेल महाकुंभ में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कराटे, बास्केटबॉल, योगासन, हैंडबॉल, मलखंभ, हॉकी और मुर्गा झपट जैसे खेलों में खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएंगे। ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक आयोजन किया जाएगा। न्याय पंचायत के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर में प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 2024 का खेल महाकुंभ आज नवरात्रि के दूसरे दिन से प्रारंभ अपने इस बोली देवता के पवित्र भूमि अल्मोड़ा से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से यह एक न्याय पंचायत स्तर पर इसके जैसा आगाज आप देख रहे हैं, वो हर न्याय पंचायत स्तर से यही आगाज के साथ में इसकी शुरुआत जो है खेल महाकुंभ के रूप में आज हो रही है। मुझे लगता है कि हमारे गाँव के कोने कोने में यानी कि तोक में भी बसने वाले हमारे ऐसे बच्चे जो खेल की प्रतिभा रखते हों, उन्हें न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिभाग करते हुए कल को ब्लॉक स्तर पर, परसों को जो है आपके जिले स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर जो है खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने का सुनहरा अवसर मिलता है। टिहरी के नरेंद्र नगर में 48वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का मंत्री सुबोध उनियाल ने शुभारंभ किया।
वहीं सीएम धामी ने वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए नवरात्र की बधाई देते हुए कहा कि जल्द ही मैं आपके बीच आऊंगा। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने त्योहारों और मेलों को संरक्षित करने के लिए खुद भी प्रयास करना चाहिए। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से जो मांग पत्र दिया गया है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कुंजापुरी मेला हमारी संस्कृति और पर्यटन के साथ ही नरेंद्र नगर के विकास का भी साक्षी है। सीएम किन्हीं कारणों के चलते आज नहीं आ पाए, लेकिन जल्द ही वो कुंजापुरी मेले में पहुंचेंगे। निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ हमारी संस्कृति का वाहक है, वहीं ये मेला इस जिले की विकास की यात्रा का भी एक साक्षी है। इस मेले के माध्यम से जो मेले को आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, भले ये 48वां आयोजन है क्योंकि 2 वर्ष इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया, लेकिन इस मेले ने नरेंद्र नगर की तो तमाम विकास की गाथा लिखी, लेकिन 13 जनपद के भी विकास की गाथा इस मेले के माध्यम से लिखी गई है। आज मुख्यमंत्री जी को आना था, मुख्यमंत्री जी जो कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मोबाइल के माध्यम से वर्चुअली लोगों को संबोधित करके और करीब 11 विकास की जो घोषणा उन्होंने निवेदन किया था। हरिद्वार में किसान नेताओं ने माइनिंग कंपनी रॉयल्टी की दर खोलने और उनकी नीतियां स्पष्ट नहीं होने के कारण धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने माइनिंग कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि माइनिंग कंपनी ने जो वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि माइनिंग कंपनी अपने क्षेत्र में सभी भंडारणों और खनिज पत्रों को रॉयल्टी मूल्य के साथ सार्वजनिक करे, जिससे कि खनन व्यापारी को सुविधा अनुसार खनन सामग्री मिल सके। ईस्ट इंडिया कंपनी से मैं कहूंगा, ये यहाँ के हमारे जो ट्रांसपोर्टर व्यापारी थे खनन के, इनके हाथ पर रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है पूरी तरह से। और ट्रांसपोर्टरों की जो गाड़ियां थी, बेचारे जो हमारे बच्चे हैं यहाँ हरिद्वार जिले के, वो इसका ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो वो भुखमरी की कगार पर आज इस माइनिंग कंपनी ने पहुंचा दिए। और आम जनता को जो इसने वादा किया था कि सस्ता खनन सामग्री मिलेगी, वो भी आज 40 रुपए महंगी। लेखा अधिकारी हैं और प्राइवेट माइनिंग ने हमें डेमो देकर बोला था कि आपके साथ में अच्छा व्यवहार होगा और प्रदेश में खनन सामग्री बहुत सस्ती होगी और सब कुछ पारदर्शिता के साथ में होगा। आज माइनिंग कंपनी को लगभग 8 महीने हो चुके हैं, आज तक एक भी बिंदु पे जो उन्होंने बिंदु दिए थे उन पर कोई पारदर्शिता नहीं है। पुरातन काल से गुरु को माता पिता और ईश्वर से बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि एक गुरु ही विद्यार्थी को एक सामाजिक और एक काबिल इंसान बनाता है। लेकिन आज के दौर में ऐसे शिक्षक भी हैं जो खुद ही अनुशासनहीन और लापरवाह हैं। हम बात कर रहे हैं नैनीताल जिले में हल्द्वानी GIC की झगड़ालू शिक्षिका के बारे में, जो कि अपने क्रियाकलापों से लगातार विवादों में घिरी रहती है और जिसके आगे उत्तराखंड का शिक्षा विभाग भी लाचार है। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की नाक में दम करने वाली शिक्षिका का गजब कारनामा। पढ़ाई की जगह लड़ाई झगड़ों में मशगूल रहने वाली शिक्षिका, जवाब मांगने पर उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली शिक्षिका, पढ़ाने की बजाय बैक डेट में अटेंडेंस लगाने वाली शिक्षिका, ट्रांसफर रुकवाने को विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने वाली शिक्षिका। GGIC हल्द्वानी में तैनात के दौरान कर्मचारी सेवा नियमावली की धज्जियां उड़ाने वाली शिक्षिका अब विभाग द्वारा किए गए ट्रांसफर प्रोसेस को ही चैलेंज देने की जुगत में लगी हैं। 8 सब्जेक्ट की टीचर वंदना चौधरी को कॉलेज का माहौल खराब करने, सीनियर अधिकारियों पर झूठा आरोप लगाने, उपस्थिति पंजिका में गलत तरीके से साइन करने, सोशल मीडिया में शिक्षा विभाग की छवि को खराब करने का दोषी पाए जाने पर एडिशनल डायरेक्टर लीलाधर व्यास ने वंदना चौधरी का ट्रांसफर GGIC दोफाड़ बागेश्वर कर दिया। लेकिन वंदना चौधरी ने ट्रांसफर ऑर्डर को लेने से ही मना कर दिया, जिसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश में GGIC हल्द्वानी की प्रिंसिपल मीरा मिश्रा के द्वारा वंदना चौधरी को दोफाड़ के लिए रिलीव कर दिया गया। लेकिन वंदना चौधरी बागेश्वर में ज्वाइन करने की जगह ट्रांसफर को चैलेंज करने हाईकोर्ट पहुंच गई। खास बात तो यह है कि 6 सितंबर को वंदना चौधरी को रिलीव किया जाता है और ठीक एक दिन बाद 7 सितंबर की तारीख का 42% विकलांगता मेडिकल सर्टिफिकेट वंदना चौधरी जिला अस्पताल अल्मोड़ा से बनवा लेती हैं और ट्रांसफर रुकवाने के लिए सीधे हाईकोर्ट पहुंच जाती हैं। फिलहाल वंदना चौधरी को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद अभी तक वंदना चौधरी ने दोफाड़ बागेश्वर में ज्वाइन नहीं किया है।
आपको बता दें कि हल्द्वानी जीजीआईसी में पोस्टिंग के दौरान शिक्षिका वंदना चौधरी पर कई आरोप लगे थे। इस दौरान अधिकारियों के आदेशों को दरकिनार कर स्कूल में एब्सेंट रहना और मनमाने ढंग से कार्य करने के चलते कई बार उनसे स्पष्टीकरण भी तलब किया गया था, जिसके बाद शिक्षिका ने उल्टे ही शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगा दिए और सोशल मीडिया में अनर्गल बयानबाजी सो की वो अलग। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले में कुछ माह पहले जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन जांच में शिक्षिका द्वारा सहयोग न करने पर ये जांच अभी तक अधर में लटकी हुई है। वहीं कुछ समय पहले शिक्षिका द्वारा स्कूल में अन्य शिक्षिकाओं के साथ अभद्रता करने का एक वीडियो भी सामने आया था। तब भी शिक्षा महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई करने की बात कही थी। वंदना चौधरी के 6 सितंबर को रिलीव होने और रिलीविंग के ठीक एक दिन बाद 7 सितंबर को जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद मेहता के द्वारा 42% का विकलांगता प्रमाण पत्र देने से जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली भी शक के दायरे में है। इस मामले में जब सीएमओ आरसी पंत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला अभी सामने आया है, जांच करवाएंगे। सूत्रों की माने तो जिला अस्पताल अल्मोड़ा में टीचर्स के द्वारा ट्रांसफर रुकवाने के लिए फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, जिस पर जांच होना बेहद जरूरी है। वहीं टिहरी में त्रिलोक नेगी अपने पुत्रों पारस और ऋषभ के साथ बिना लाइफ जैकेट के तैराकी में नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। त्रिलोक ने पहले 15 किलोमीटर तैराकी का रिकॉर्ड बनाया था और इस बार उन्होंने 25 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है। ये चुनौती कंडीसौर तक होगी। तैराकों की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान भी साथ रहेंगे। इस इवेंट का शुभारंभ शुक्रवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। पिछली बार भी करा था और इस बार भी करेंगे। इस बार ज़्यादा का प्रयास रहेगा। पिछली बार 15 किलोमीटर था, इस बार उससे आगे का प्रयास करेंगे। और ये अपने त्रिलोक सिंह रावत जी मोटला गांव के निवासी हैं। ये अपने 2 सुपुत्रों के साथ पिछले 2 वर्ष भी जो है इसमें तैराकी कर चुके हैं और इन्होंने 12 किलोमीटर और फिर उसके बाद पिछले वर्ष 15 किलोमीटर तक का लक्ष्य इन्होंने प्राप्त किया और इस बार इनका उससे आगे भी जाने का प्रयास करेंगे। इस लक्ष्य जो पिछली बार इन्होंने कीर्तिमान बनाया था उसको तोड़ेंगे। इनके साथ में इस समय टीआईडीसी में कार्यरत अपने हरीश गिरी जी भी इस बार प्रथम बार तैराकी कर रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है कि टिहरी एक विश्व पटल पे जो है एक टिहरी झील अलग स्थान रखता है, जिसपे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित समय समय पर की जाती हैं। और ये जो बच्चे यहाँ पे जो तैर रहे हैं, एक ऋषभ 23 वर्ष और पारस 18 वर्ष, ये बहुत छोटी उम्र है और ये लोग जो है अन्य युवाओं को भी टिहरी के अंदर जो है इससे प्रेरणा देते हैं। पौड़ी में लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव धीराज गर्ब्याल ने 2 दिवसीय दौरे के दौरान संबंधित विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर और सभी खतरनाक मार्गों पर क्रैश बैरियर लगाने का प्रस्ताव शासन में चल रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि ऐसे अन्य खतरनाक पड़ों और डेंजर जोन का चयन किया जाए। धीराज गर्ब्याल ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश कर रही है। समीक्षा के दौरान यही है कि जिन विभागों के द्वारा, जिन डिपार्टमेंटों के द्वारा जो टारगेट हम लोगों ने दिया था, जो एस्टिमेट उन्होंने सबमिट किया था, जो जितनी योजनाएं उन्होंने दी थी, तो वो जो पीछे हैं उन जनपदों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अगर 15 दिन के अंदर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें प्रगति ले आए, नहीं तो फिर हम लोग इसमें विभागीय कार्रवाई इसमें और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हम लोग आगे बढ़ाएंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के एक दिन जहां एक तरफ देश भर में गांधी जयंती मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक निजी स्कूल नियमों को ताक पर रखकर परीक्षा करवा रहा था। जानकारी के अनुसार हरिद्वार के क्रिस्टल वर्ल्ड के पास एक निजी स्कूल विजडम वर्ल्ड में 2 अक्टूबर के दिन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों को विद्यालय बुलाया गया था। इस मामले में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देश की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली हरिद्वार में यूं तो आपको कई सिद्धपीठ देखने को मिल जाएंगे। शिवालिक की पहाड़ी पर विराजमान मां मनसा देवी मंदिर में यूं तो प्रतिदिन दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है, जबकि नवरात्रि पर भक्तों का यही उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि मां मनसा देवी की आराधना यहाँ नाग कन्या के रूप और महिषासुर मर्दनी के रूप में की जाती है। जानकार मानते हैं कि महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति के लिए जब त्रिदेव के अंश से मां की उत्पत्ति हुई,
जिसने महिषासुर का वध किया और देवताओं और ऋषियों की रक्षा की, तभी से मां की पूजा महिषासुर मर्दानी के रूप में की जाती है। उत्तराखंड की राजनीति में अचानक एक ऐसा भूचाल आ गया जिसने कि राजनीतिक हलकों को सुखा कर रख दिया। विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक का बयान मानो भाजपा सरकार पर मिसाइल बम की तरह गिर पड़ा हो, जिसमें सरकार गिराने की साजिश और 500 करोड़ में पूरे षड्यंत्र को अंजाम देने की बात कही गई थी। इसके बाद से सुगबुगाहट होने लगी कि नेतृत्व परिवर्तन की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा सरकार अब निर्दलीय विधायक के बयानों की सत्यता के लिए जांच करा रही है, तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर है। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। उमेश कुमार जी विधायक हैं, उन्होंने एक बात कही, पैसे का लेन देन सरकार के नाम बहुत गंभीर मामला, इसलिए गंभीर मामले में मुख्यमंत्री को जांच करनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी। देखिए, सदन में अगर कोई चीज कही जाती है तो ये माना जाता है कि वो सत्य है और जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना। ये केवल मुख्यमंत्री का मामला नहीं, प्रदेश में अनिश्चितता फैलाने का मामला है। मुझे लगता है अगर विधायक ने कहा है तो उसकी निश्चित रूप से विधानसभा से उसकी जांच भी होनी चाहिए। जिस तरह से ये सवाल उठाया गया, जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। उन्होंने जो भी बातें कही हैं, अगर विधानसभा अध्यक्ष उसके प्रमाण मांगती तो अच्छा होगा। पहले कैबिनेट मंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर हलचल शुरू हुई, फिर कैबिनेट मंत्री धन सिंह की पीएम मोदी से मुलाकात चर्चाएं बन गई। वहीं इसके बाद दूसरे मंत्री भी दिल्ली दरबार में नजर आए, जिनके साथ ही सांसदों की भी हलचल बनी रही। वहीं कुछ विधायक भी दिल्ली दरबार की परिक्रमा करते नजर आए। बस फिर क्या था, कयास लगने लगे कि उत्तराखंड की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन तो नहीं होने वाला है। वहीं उस दौरान सीएम धामी ने भी दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया। बस फिर क्या था, खबरें सुर्खियों में बनने लगी और चर्चाएं आम हो गई कि कहीं दिल्ली फिर से उत्तराखंड को एक नया सीएम तो नहीं देने वाली है। लेकिन ये सारी चर्चाएं और कयास तब खत्म हुए जब दिल्ली से लौटने के बाद सीएम धामी ने साफ किया कि आला कमान ने सभी को अपने अलग अलग कामों के लिए ही दिल्ली बुलाया था। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम ने सभी अटकलों को विराम दे दिया। लेकिन असली विस्फोट तो तब हुआ जब विधानसभा सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने अपने बयान में सरकार गिराने की साजिश को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि 500 करोड़ का सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा गया और खुफिया तंत्र सोया रहा। देखिए, सदन में अगर कोई चीज कही जाती है तो ये माना जाता है कि वो सत्य है और एक बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है उमेश कुमार जी ने। मैं यही कहूंगा कि इंटेलिजेंस पे भी क्वेश्चन खड़ा होता है। जो विभाग इंटेलिजेंस का काम कर रहे, वो क्या कर रहे थे अगर ये सत्य है? और सत्य है तो उमेश कुमार जी से पूछताछ होनी चाहिए। उनके पास कौन से तथ्य हैं, कौन से ऐसे उनको संकेत मिले जिससे उन्होंने इस बात को समझा, और जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस समय आम आदमी, उत्तराखंड का हर नागरिक ये जानना चाहता है कि क्या इसमें कितनी सत्यता है, और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है लोकतंत्र को लेकर भी। तो इसकी बहुत गंभीरता से जांच बैठनी चाहिए और सारे पहलू खोजे जाने चाहिए। अगर सत्य पाया जाए तो कार्रवाई हो, और अगर सत्य ना पाया जाए तो उमेश कुमार जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। उमेश कुमार ने विधानसभा में एक बयान दिया था कि जो भाजपा की सरकार है कि गिराने के लिए कहेंगे 500 करोड़ की यहाँ पर सेना हमारी यहाँ पर सरकार गिराने की साजिश है, क्या कुछ कहेंगे? उमेश कुमार जी विधायक हैं, उन्होंने एक बात कही, पैसे का लेन देन सरकार गिराना बहुत गंभीर मामला है और उस पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री चुप है। यह केवल मुख्यमंत्री का मामला नहीं, प्रदेश में अनिश्चितता फैलाने का मामला है। अगर सरकार गिरती है या गतिविधियां होती हैं, सरकार काम नहीं कर पाएगी, अधिकारियों का नियंत्रण हट जाएगा। इसलिए गंभीर मामले में मुख्यमंत्री को जांच करनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यह संदेश पूरी जनता में चला गया कि सरकार गिर रही है, सरकार के टुकड़े हो रहे हैं, सरकार बिखराव आने वाला। तो ये गंभीर मामला है। मुद्दे पर मुख्यमंत्री जब तक बयान नहीं देगा, मामला ऐसा रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री को इसमें गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए, इंक्वायरी बैठानी चाहिए, चाहे सीबीआई इंक्वायरी, कोई भी। मुख्यमंत्री क्यों मौन है?
इतना बड़ा मामला है, सरकार के ना आप लोग मुख्यमंत्री मौन है, दुर्भाग्य है। तो कहीं मुख्यमंत्री साजिश तो नहीं कि अपने विरोधी का मुंह बंद करना चाह रहे, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे कि ये प्रचार करो, तो इससे मुख्यमंत्री पर ही उंगली उठेगी जो उमेश कुमार ने, अगर इसमें जांच नहीं होती। इससे उमेश कुमार की उठाई बात बड़ी गंभीर है, राज्य सरकार संबंधित है, शासन संबंधित है, इसलिए पर मुख्यमंत्री गंभीरता लेकर जांच करनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के नुमाइंदों ने विधानसभा सत्र के दौरान सामने आए बयान को लेकर निर्दलीय विधायक पर ही सवाल खड़े कर दिए और उनके बयानों को तथ्यहीन बताते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान बताया, जबकि कैमरे के सामने कुछ और, कैमरे के पीछे कुछ और बयान देने वालों में भी इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने सरकार गिराने का एक षड्यंत्र रचा। देखिए, विधानसभा के पटल पर कोई भी विधायक, कोई भी सदस्य कोई बात बोलता है, उसकी एक अपनी गरिमा होती है और सदन पर बोलने उसमें सत्य हो या असत्य हो, उसको कहीं न कहीं उसको बड़ी गंभीरता लिया भी जाता है। मुझे लगता है अगर विधायक ने कहा है तो उसकी निश्चित रूप से विधानसभा से उसकी जांच भी होनी चाहिए और इस बात को बड़ी गंभीरतापूर्वक भी लेना चाहिए। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं जरूर कहना चाहूँ कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। दूसरी चीज जो सबसे गंभीर इशू है कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। किसी भी विधायक ने, न सरकार ने किया है, जो सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी नहीं किया, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी इसका कहीं पर भी कोई खंडन नहीं किया है। और निश्चित रूप से इससे एक आशंका जनमानस में जा सकती है। यद्यपि जिस व्यक्ति ने ये सवाल उठाया है वो कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है और नहीं अनुभवी व्यक्ति है और नहीं उसको उत्तराखंड के सरोकारों से कुछ लेना देना है। लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। आप उत्तराखंड को, जो बहुत शांति प्रिय है, जहां आपस में बड़ा विश्वास है, इस विश्वास को खंडित करने का काम कर रहे हैं, या तो आप इसके प्रमाण दें। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। क्या इंटेलिजेंस ने सरकार को इसके बारे में बताया नहीं? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया, क्योंकि लगातार ये विषय बनता जा रहा है, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। ये जरूर है कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं, अगर विधानसभा अध्यक्ष उसके प्रमाण मांगती तो अच्छा होगा। भाई, आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही, बिना वजह तो यहाँ कोई पानी भी नहीं पिलाता जनाब। जी हाँ, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पिछले दिनों जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था, उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी, वरना सत्र के दौरान बेहद गंभीर बयान देना निर्दलीय विधायक को भारी पड़ सकता है। वहीं दिल्ली दरबार में अचानक उत्तराखंड के नेताओं का दौरा भी बहुत कुछ इशारा करता है। भले ही अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण इन बातों का सामने तो नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारे जरूर चर्चाओं से गर्म हो रहे हैं। तो हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन उथल पुथल की बयानबाजी से कुछ चेहरे जरूर बेनकाब हुए हैं। वैभव पटवाल, टीवी 24, देहरादून। उत्तराखंड की शान कही जाने वाली कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मानकों को ताक पर रखकर अवैध नियुक्तियों का मामला सामने आया, जिसमें कि आज हम एक ऐसी नियुक्ति का खुलासा करने जा रहे हैं जिस पर वर्तमान कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत की खास मेहरबानी है। वह हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और परीक्षा नियंत्रक के पद पर आसीन है। डॉक्टर राणा की नियुक्ति को 2 बार चांसलर निरस्त कर चुके हैं और मामला हाईकोर्ट में लटका हुआ है और वीसीए की प्रमोशन दिए जा रहे हैं। देखिए पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नियुक्त करने की इनसाइड स्टोरी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में कैसे रचा जाता है अवैध नियुक्ति करने का चक्रव्यूह। 2 बार
हुई अवैध नियुक्ति पर निरस्तीकरण की कार्यवाही। फिर भी 12 वर्षों से कुमाऊं यूनिवर्सिटी की खा रहा है मलाई। मामला हाईकोर्ट में लटका, लेकिन प्रमोशन जमकर हुआ। वीसी ने दिया इनाम, एसोसिएट प्रोफेसर परीक्षा नियंत्रक हुआ। उत्तराखंड की शान कहे जाने वाली कुमाऊं यूनिवर्सिटी आज अवैध नियुक्तियों को लेकर विवादों में घिर चुकी है। इस यूनिवर्सिटी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों अपॉइंटमेंट मानकों को ताक पर रखकर किए गए हैं। खास बात यह है कि कई अपॉइंटमेंट्स दशकों पुराने हैं, जिनमें कुछ प्रोफेसर रिटायर होकर घर जा चुके हैं और कई आज भी मजे में नौकरी कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे अपॉइंटमेंट का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिस पर वर्तमान कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत की खास मेहरबानी है, और वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा है, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वीसी दीवान सिंह रावत की मेहरबानी से यूनिवर्सिटी के बेहद संवेदनशील पद परीक्षा नियंत्रक पर आसीन हैं। साल 2011 और 12 में डॉक्टर राणा की नियुक्ति को एक नहीं बल्कि 2 बार चांसलर कैंसिल कर चुके हैं और मामला हाईकोर्ट में सुनवाई के बिना पिछले 12 सालों से लटका हुआ है। पेश है खास रिपोर्ट। फार्मेसी विभाग, जिसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी 4 स्पेशलाइजेशन मुख्य है और इन चारों क्षेत्रों में नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और PCI के नियम निर्धारित है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी एक स्पेशलाइजेशन में मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। चांसलर के आदेश के अनुसार डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को नियमों के विरुद्ध नियुक्त करने के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने 21 अप्रैल 2010 को संशोधित विज्ञापन में फार्मेसी विभाग में नियुक्ति निकाली थी, जिसमें AICTE और PCI के मानकों को दरकिनार कर स्पेशलाइजेशन ही हटा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की मास्टर डिग्री फार्माकोग्नोसी में थी और इस विभाग में पहले से ही 2 प्रवक्ता डॉक्टर कुमुद उपाध्याय और डॉक्टर अर्चना नेगी शाह मौजूद थे, जबकि अन्य स्पेशलाइजेशन में एक प्रवक्ता कार्यरत थे। यूनिवर्सिटी में पहले भी फार्मेसी विभाग में हुई सभी नियुक्तियों में स्पेशलाइजेशन लागू था। साथ ही इस बात का जिक्र किया गया था कि नए आवेदनों में भी स्पेशलाइजेशन लागू होगा। वर्ष 2010 के दौरान कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति VPS अरोड़ा थे, जिनके कार्यकाल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में नियुक्तियां निकाली गई थी। फार्मेसी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए महेंद्र सिंह राणा और डॉक्टर संगीता पिलखवाल ने आवेदन किया, जिसके बाद महेंद्र सिंह राणा को लाभ पहुंचाने के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी की चयन समिति ने PhD के मार्क्स भी जुड़वा दिए, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख तक महेंद्र सिंह राणा की PhD पूरी ही नहीं हुई थी। इसके बावजूद भी सारी जोड़ तोड़ लगाने के बाद महेंद्र सिंह राणा की एकेडमिक क्वालिफिकेशन से डॉक्टर संगीता पिलखवाल कहीं आगे थी, लेकिन इंटरव्यू में चयन समिति ने डॉक्टर संगीता पिलखवाल को कम नंबर देकर बाहर कर दिया और अवैध तरीके से महेंद्र सिंह राणा का चयन कर लिया, जिसके बाद डॉक्टर संगीता पिलखवाल ने यूनिवर्सिटी के चांसलर मार्गरेट अल्वा को शिकायत की, जिस पर चांसलर ने सभी तथ्यों और मानकों को देखते हुए 11 अगस्त 2011 को महेंद्र सिंह राणा की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद इस आदेश को चैलेंज करने के लिए महेंद्र सिंह राणा हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने इस प्रकरण पर चांसलर को महेंद्र सिंह राणा का पक्ष सुनने को निर्देशित किया, जिसके बाद महेंद्र सिंह राणा ने चांसलर मार्गरेट अल्वा को दिए बयान में कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर उनका चयन नियम के अनुसार हुआ है और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन का जिक्र AICTE, PCI और UGC में नहीं है। साथ ही महेंद्र सिंह राणा ने एक अन्य नियुक्ति को अवैध बताते हुए कहा कि डॉक्टर अर्चना नेगी शाह का स्पेशलाइजेशन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में है और डॉक्टर अर्चना की नियुक्ति फार्माकोग्नोसी में हुई है। महेंद्र सिंह राणा के बयानों पर चांसलर मार्गरेट अल्वा ने अपने आदेश में लिखा कि 17 अगस्त 2011 में महेंद्र सिंह राणा के द्वारा दिए गए अटैचमेंट में साफ तौर पर AICTE और UGC के नियमों का उल्लेख है, जिसके अनुसार संबंधित विभाग में नियुक्ति के लिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। चांसलर मार्गरेट अल्वा ने अपने आदेश में कहा कि हर्बल
ड्रग्स टेक्नोलॉजी और फार्माकोग्नोसी एक ही विभाग है। महेंद्र सिंह राणा के द्वारा किए गए आवेदन की अंतिम तिथि तक उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं थी, जिससे यूनिवर्सिटी ने फायदा पहुंचाने की नीयत से जल्दबाजी में पीएचडी कंप्लीट करवा दी, जो कि सिद्ध हो चुका है और महेंद्र सिंह राणा इसके खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाए। जिसके बाद चांसलर मार्गरेट अल्वा ने सभी तथ्यों और मानकों को ध्यान में रखते हुए महेंद्र सिंह राणा की नियुक्ति को अवैध करार दिया और 24 जनवरी 2012 को नियुक्ति निरस्त करने के आदेश दोबारा जारी कर दिए। 24 जनवरी 2012 से ये मामला सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में लटका हुआ है और हाई कोर्ट में होने के बावजूद वर्तमान कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा को परीक्षा नियंत्रक का संवेदनशील पद दे दिया, ये जानते हुए भी कि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा, जिन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी के भीमताल कैंपस के फार्मेसी विभाग में पढ़ाने के लिए होना चाहिए था, वो कुलपति की अनुकंपा से नैनीताल में एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पद पर मौज काट रहे हैं। दशकों से कुलपति आते गए और जाते गए, लेकिन किसी ने भी अवैध नियुक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वर्तमान कुलपति दीवान सिंह रावत तो एक कदम और आगे निकले, जो कि संबंधों और चापलूसी के कारण अवैध नियुक्तियों को निरस्त करने की बजाय प्रमोशन देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगे हैं। जल्द ही अगले पार्ट में हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हुए सभी अवैध नियुक्तियों की पोल खोलेंगे, जिसमें कई तो रिटायर हो गए हैं और कई रिटायरमेंट के करीब